हेलो गाइस, पार्ट 2 में जो है आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 ऑफ पोल साइंस, दैट इज कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 कह रहे हैं द डिटरेंस, जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था, रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट। जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था उसने वॉर तो प्रिवेंट कर दी थी, लेकिन क्या प्रिवेंट नहीं करा था? अब बताओ इसमें से। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, फाइटिंग तो कर ली थी, तो फाइटिंग नहीं है। नन ऑफ द अबव भी हटा दो। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी बिटवीन पावर्स, इनमें से क्या है? देखो, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट तो रहा ही था, लेकिन उसकी वजह से राइवलरी जो थी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से जो उनके बीच की दुश्मनी थी वो जो थी नहीं हुई थी, लेकिन लॉजिक ऑफ डिटरेंस ने जो है वॉर प्रिवेंट करी थी, राइवलरी बिटवीन पावर्स नहीं। व्हेन टू सुपर पावर्स एंड द वेट अ मिनट एंड द ब्लॉक्स लेड them are in dash relationship, fights war will be massively destructive। जो सुपर पावर्स थी एंड द ब्लॉक्स, जो उनके साथ जो ब्लॉक्स थे, ठीक है, वो किस रिलेशनशिप में आ गए थे? फाइटिंग वॉर्स जो थी, फाइटिंग वॉर के बजाय वो किस रिलेशनशिप में आए थे? फ्रेंडली रिलेशनशिप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन द डिटरेंस रिलेशनशिप, जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस ने जो रिलेशनशिप, बोथ ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स, जो भी ब्लॉक्स जो थे सुपर पावर के अंडर एलाई बनाई हुई थी, वर रिस्पेक्टेड टू बिहेव एज, कैसा बिहेव करने को उन्हें जो है रिप्रेजेंट या रिस्पेक्टेड करा गया था, टू बिहेव एज डैश एक्टर्स, रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, या रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट। सो इसमें से अगर देखो कि रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनको जो था रिस्पेक्टेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर, कोल्ड वॉर की वजह से क्या मैनेज हो पाया था? तो इससे हो पाया था ह्यूमन सर्वाइवल, जो था वो मैनेज हो पाया था। अगर कोल्ड वॉर की जगह वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाती तो ह्यूमन सर्वाइवल नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल को जो है बहुत जो खतरा था, क्योंकि बहुत लोग अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत मरे थे। द वेस्टर्न अलायंसेस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्टर्न अलायंस था उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो किस विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आई थी एग्जिस्टेंस में? नाटो थी वो, सियाटो थी, सेंटो थी, या टैंटो थी, ठीक है। इनमें से बतानी है कौन सी थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वेस्टर्न अलायंस ने बनाई थी। सो इसका आंसर है नाटो। अप्रैल 49 में जो है ये बनी थी। वेस्टर्न अलायंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, वो है नाटो 1940। नाटो इज़ एन एसोसिएशन ऑफ, कितनी स्टेट्स की मिलके वो एक एसोसिएशन बनी थी नाटो? देखो मैं बता देती हूँ, इस एसोसिएशन का ये था कि अगर उन 12 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री पे हमला करा तो वो मानेगी कि सारी 12 कंट्रीज़ पे जो है हमला हुआ है, और वो सारे फिर मिलके 12 कंट्रीज़ जवाब देंगी, उस एक कंट्री के लिए लड़ेंगी, ठीक है। सो ये कितनी जो थी अभी मैंने बता ही दिया मैंने, तो इसका आंसर है 12 कंट्रीज़ का एसोसिएशन था, 12 स्टेट्स का एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे थे ईस्टर्न लाइन नोन एज डैश, ईस्टर्न अलायंस को ये कहा जाता था, ये भी क्या एक और चीज़ कहा जाता था जिसे सोवियत यूनियन जो लीड करती थी, ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसका आंसर है वार्सो पैक्ट। ये बाकी के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों किसके थे? वेस्टर्न अलायंस के, ठीक है, यूएसए के थे ये। एंड आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ईस्टर्न अलायंस वॉज क्रिएटेड इन डैश, कब ईस्टर्न अलायंस क्रिएट हुई थी और उसका प्रिंसिपल फंक्शन जो था वो क्या करना था? ईस्टर्न अलायंस वॉज क्रिएटेड इन, कब हुई थी? 1955 में, और उसका प्रिंसिपल फंक्शन जो था वॉज टू काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप, यूरोप में नाटो फोर्सेस को काउंटर करना,
Question number 39. In the East and Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system called Dash and Dash. जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक दो अलायंस सिस्टम बनाए थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था सियाटो एंड सेंटो। ये देखो याद कैसे करोगे अभी से। ये देखो सबसे इजी है, साउथ ईस्ट में हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया दिया हुआ है, तो यानी कि एस से कर लो, एस से साउथ ईस्ट है, एस से सियाटो, एंड सेकंड तो याद करना पड़ेगा सेंटो, इसका कोई वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे हिंट करके, तो ये इस वजह से क्योंकि साउथ दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, तो सियाटो एंड सेकंड कर लो सेंटो। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है, द सोवियत यूनियन and communist China responded by having close relation with regional countries। कि सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना का किस कंट्री से जो था क्लोज रिलेशन था, ठीक है। रीजनल कंट्रीज, कौन सी रीजनल कंट्रीज से जो था उनका क्लोज रिलेशन था? उसका रिलेशन था इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल से, नॉर्थ कोरिया और इन सब से नहीं, रीजनल कंट्रीज की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच नेम द मूवमेंट विच गिव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। ऐसा कौन सा मूवमेंट जो थी वो बनाई गई थी जिसकी वजह से अभी जो कंट्री जो कॉलोनियल रूल से यानी ब्रिटिशर के रूल से जो आज़ाद हुई थी उनको छुटकारा मिल गया था, किससे? इन अलायंसेस, यानी कि जो ईस्टर्न अलायंस थी और वेस्टर्न अलायंस से दूर रहने का वो जो था एक उन्हें एक गिवन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वे, यानी कि एक तरीका मिल गया था उनसे दूर रहने का इन अलायंसेस से, वो था नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोल्ड वॉर के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, इसके चार ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, यूएसए एंड यूएसएसआर वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर्स। कोई भी डायरेक्ट वॉर्स नहीं थी, डायरेक्ट वॉर जबकि हुई ही नहीं थी तभी तो उसे कोल्ड वॉर कहा गया है। कोल्ड वॉर अगर डायरेक्ट वॉर होती तो उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कह दिया जाता, ठीक है। इट ट्रिगर्ड आर्म रेसेस, आर्म रेस तो हुई थी, ठीक है, ये करेक्ट है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन सुपर पावर्स, ये भी करेक्ट है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो थी उनके बीच में वॉर हुई थी। कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, ये एक कंपटीशन था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच के और उनके अलाइज जो थी उन कंट्रीज के। तो करेक्ट आंसर जो है ये है द यूएसए एंड यूएसएसआर वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नैम का ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं बताती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू, ठीक है। नैम का ये कहना था कि नैम के अंडर जो कंट्रीज आती थी उनका ये कहना था कि हम न्यूट्रल नहीं हैं ग्लोबल इश्यूज़ में, यानी कि वर्ल्डली अफेयर्स में हम जो हैं न्यूट्रल नहीं हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन हम इन अलायंसेस का जो है हिस्सा बन के नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग से अपना ओपिनियन रख रहे हैं, हमारा खुद का एक ओपिनियन है, ना कि हम अलायंसेस के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, नाटो का इनमें से कौन मेंबर जो था वो नहीं था। इनमें से ये सारे के सारे नाटो के मेंबर थे। नाटो यूएस से तो हो ही कैसे नहीं हो सकता, नाटो यूएस से द्वारा ही तो बनाया गया था। फ्रांस एंड इंग्लैंड इनके मेंबर थे एंड नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सियाटो, सियाटो का मेंबर कौन नहीं था इनमें से? यूएसएसआर, यूएसएसआर कैसे होगा, यूएसएसआर ने ये फॉर्म करा ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, एक मिनट, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऑप्शन में अगर ये बताया यहाँ पे सियाटो का नाटो का मेंबर नहीं है, तो इसमें से ये तीनों के तीनों नाटो के मेंबर हैं, तो आप
तो आप ये भी याद रखना आपको कि इंग्लैंड और फ्रांस नेटो के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओगे तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया ये सीएटओ के मेंबर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट NIEO इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट NIEO के बारे में फॉल्स है। सो इसकी करेक्ट है, प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। 47 में पूछ रहा है 1945 में जो अलाइड फोर्सेस थी जिसमें USA एंड USSR थे एंड और कौन कौन सी कंट्री थी। सो 47 का यह है USA, USSR, ब्रिटेन एंड फ्रांस जो थी अलाइड में थी। जापान जो थी नहीं थी, तो इस वजह से बी जो है ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जापान एक्सिस पावर्स में थी, ठीक है। सो इसमें इटली आ गया है और यहाँ पे जापान, तो इटली एंड जापान जो थे एक्सिस में थे, तो बाकी के 3 नहीं है। सो करेक्ट वन इज ए। 48 कह रहा है द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961, एक इवेंट जो था वो 1961 में हुआ था, उस इवेंट का नाम क्या है। उस इवेंट का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल जो थी उसका कंस्ट्रक्शन जो था उस जो है हुआ था 19 किसमें 61 में। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है पार्ट 2 ख़त्म। ओके। सो जैसे कि इसमें अभी मैंने आगे एक और पार्ट 3 मैं सोच रही हूँ बनाने की, कॉज इसमें जो है ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये इसकी, क्योंकि फिर आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े पैरा बेस्ड है, तो सॉरी आई नो, ये मैंने एकदम एंड मोमेंट पे पार्ट बनाया है लास्ट वाला, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है उसमें। सो पार्ट 3 भी देख लेना, ठीक है, इस चैप्टर का। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।